Okay, welcome to this next class. And in this class we will be studying Coulomb's law, जो कि हमने पढ़ा है एंड उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लेट मी टेल यू कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन्हें अगर हमारे पास कूलम्स लॉ है, हम उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसको अपनाते हैं। वैसे इस टॉपिक पे वेक्टर फॉर्म वाले पे ज़्यादा क्वेश्चंस तो बनते नहीं हैं, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। इफ़ यू नो वेक्टर एनालिसिस प्रॉपरली यू कैन डू दोज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। स्टिल देखते हैं अभी कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। चलो मान लो यहाँ तुम्हारे पास एक चार्ज Q1 है और बेटा यहाँ तुम्हारे पास एक दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। अब ऐसे सोच कि ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इधर, है ना, और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है इधर। लेट अस राइट दिस फोर्स F21, यानी हम इसको F21 क्यों लिख रहे हैं, दिस इज द फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1, बिकॉज ऑफ Q1, है ना। और इसको लिखेंगे F12, सही, यानी दिस इज द फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ F2, राइट, Q2 बिकॉज ऑफ Q2। ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा यहाँ एक काम करते हैं हम, दोनों के बीच में ना Q1 से लेके Q2 तक पोजीशन वेक्टर मानते हैं R12, और Q2 से लेके Q1 तक पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R21। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो R21 और R12 दोनों बराबर ही हैं, बस डिफरेंस है तो डायरेक्शन का। मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही हैं। R21 इज इक्वल टू R12, या अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, R21 इज इक्वल टू R12, ठीक है, वेक्टर नोटेशन के बगैर। ठीक है बेटा, चलें अब मुझे बताइए F21 को कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इसको ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। F21 को अगर हमें एक्सप्रेस करना है इस वाले को, तो हम लिखेंगे ये F21 फोर्स आ कहाँ से रहा है, Q1 से कहाँ तक, Q2 तक। Q1 से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, Q2 पे। तो हम पोजीशन वेक्टर ले लेंगे R12, क्योंकि ये 1 से 2 तक आ रहा है। तो लेट मी राइट R12 स्क्वायर, है ना। और अगर हम डायरेक्शन लिखें तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है जो R12 की है, तो R12 यूनिट वेक्टर, है ना। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12 square into, can I write this unit vector as vector R12 upon magnitude of R12? तो F21 can be written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 cube into R12। ये है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ आवर कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की, ठीक। यानी आप देखो डिपेंडेंस कैसे थे, पहले आर स्क्वायर थी, अब आर क्यूब हो गई है डिपेंडेंस, है ना। ये वेक्टर फॉर्म है। एंड अगर हम उल्टा करके F21 को लिखना चाहें, F12 को लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के बदले R21, है ना, और R12 के बदले R21। ठीक है, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन देखें R21 और R12 तो दोनों प्रैक्टिकली बराबर हैं, तो आई कैन राइट R12 क्यूब, है ना, और साथ में R21 वेक्टर, हाँ ये है -R12। तो आपको नहीं लगता सारी चीज़ें सेम ही है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ F12 इस नेगेटिव साइन को छोड़ के बाकी सारा कुछ बचता है वो F12 ही है, F21 ही है, सॉरी नॉट F21। सो मतलब क्या समझे इस बात से आप, अब समझे कि F12 और F21 दोनों बराबर ही हैं, F12 और F21 दोनों बराबर ही हैं। जितना फोर्स फर्स्ट चार्ज ने दूसरे पे लगाया उतना ही फोर्स सेकंड वाले ने फर्स्ट पे लगाया, बट हाँ डायरेक्शन पलटी है बस, है ना। सो मतलब क्या है कि फोर्स ऑन ईच अदर इज सेम, फर्स्ट चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है सेकंड पे सेकंड भी सेम लगा रहा है उतना ही, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दिखाता है हमें कूलम्ब्स लॉ का न्यूटोनियन कैरेक्टर।
है ना, यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटोनियन है, इसका कैरेक्टर जो है वो न्यूटन्स लॉ लॉ के जैसा रिजेंबल करता है, यानी ओबे करता है न्यूटन्स लॉ को बस। ठीक है, ओके चले आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज सुपर इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं विदाउट दिस आपका इलेक्ट्रोस्टैट इनकम्प्लीट है। एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन रूल या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस पे तो क्वेश्चंस ज़बरदस्त बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं। अब ये सुपरपोजिशन रूल क्या है, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे समझो यहाँ एक चार्ज है क्यू नॉट और इसके आसपास में बहुत सारे चार्जेस हैं। सपोज यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ तीसरा चार्ज है Q3, यहाँ एक और चार्ज है Q4, है ना, यहाँ एक और चार्ज है Q5 डैश 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 रिजम्बल्ड, यहाँ एक और चार्ज है Qn सेम तरीके पे, है ना, बहुत सारे चार्जेस, देयर आर मल्टीपल चार्जेस। ओके, अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप है, डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सिमिलरली, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सिमिलरली, ठीक है, इसी तरह से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, कमेंट सॉरी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, एंड लास्टली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सब डिस्टेंसेस हमें गिवन है ना, इस बात को समझिएगा, सारी डिस्टेंसेस हमें पता है। से फॉर एग्जांपल आई नो दिस डिस्टेंस, इट इज़ R01, इस नॉट वाले से 1 तक, दिस इज़ R02, this is R03, this is R04, this is R05 and this distance is R0n, है ना। तो ये चार्ज जो बीच में है ना Q0, तुम सोचो इस चार्ज पर कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब बोलेंगे सर ये बेचारा तो बीच में फंसा हुआ है, देखिए ना इस पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स सर लगा रहा है ये Q1, किधर लगा रहा होगा वो Q1, तुम बोलोगे सर वो फोर्स ना इधर होगा कहीं, है ना, जो इस पे लग रहा होगा, एंड दैट फोर्स विल बी सिंपली सर फोर्स ऑन नॉट चार्ज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट। ठीक है बेटा, हो गया एक। सर दूसरा फोर्स होगा Q2 जो इस पे लगा रहा है, वो होगा इधर वाली डायरेक्शन में, है ना, सर वो फोर्स होगा F02। इसी तरह से सर तीसरे वाले का फोर्स अब देख लीजिए ना, तीसरा वाला फोर्स लगा रहा होगा इधर, दैट फोर्स विल बी F03। सिमिलरली सर एक और फोर्स होगा जो फोर्थ वाला लगा रहा होगा सर, दैट विल बी इधर, है ना, तो फोर्स होगा F04, सही। इस तरह से सर फिफ्थ वाला लगा रहा होगा फोर्स, सर वो फोर्स होगा इधर, दैट फोर्स विल बी सिंपली F04, है ना, फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला डैश डैश, इसी तरह से nth वाला चार्ज लगा रहा होगा फोर्स इधर, है ना, एट दैट फोर्स विल बी F0n, राइट। तो ये मल्टीपल फोर्सेस यहाँ लग रहे होंगे इस पे, ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज जो सेंटर पे है, तो तुम बोलोगे सर सारे फोर्सेस का सम, F01, F02, F03, F04 प्लस डैश 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 सर F0n, है ना, सारे फोर्सेस का सम। लेकिन कौन सा सम, डायरेक्ट सम, ना ना सर डायरेक्ट सम काहे करेंगे, बल्कि आपको तो करना पड़ेगा वेक्टर सम। क्यों भाई वेक्टर सम क्यों करेंगे, क्योंकि ये सर वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है। तो किसी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, है ना, इसी को बोला जाता है सुपरपोजिशन रूल, इसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, अब यहाँ पे इसके बारे में दो चीज़ें याद रखनी है। क्या, कि जब आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे Q1 और Q2 के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और आपने देखा ये है कि Q1 Q2 बाय R², है ना, लेकिन क्या है कि इसी टाइम पर एक और चार्ज प्रेजेंट था Q3, याद रखना इन दोनों के बीच में फोर्स होगा कि Q1 Q2 अपन R², और इस Q3 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, यानी प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू, प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट अफेक्ट द डजंट अफेक्ट डजंट अफेक्ट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, तीसरे के होने या ना होने से कोई फर्क। अरे भाई साहब इसको ऐसे याद रखें जैसे आपका एक पुराना दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है,
अब तुम समझो तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, प्यारी है, अच्छे से आप एक दूसरे के साथ साथ हैं, बट सोच के देखो अगर ऐसा हुआ, जस्ट इमेजिन ऐसा हुआ कि तीसरा कोई बंदा आपके बीच में आ गया, ठीक है, इससे थोड़ी ना आप दोनों की दोस्ती पे कोई असर पड़ेगा। इन दोनों के पास जो फोर्स है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं k1q2/r²। अब तीसरा चार्ज होने या ना होने से ऐसे थोड़ी होगा कि उन पे कुछ असर हो जाएगा, है ना। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज इज नेग्लेक्टेड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना। दिस इज द मेन पॉइंट जो सुपरपोजिशन का है। आपको बोला जाए Q1 और Q2 दूसरा दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1Q2/r²। और चलो अब हमने लाया है तीसरा वाला चार्ज, तो बताइए उन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा। उन दोनों के बीच का फोर्स सेम ही होगा, उस पर थोड़ी कुछ असर पड़ेगा, है ना। तो बस इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन है तो ये एक लाइन में है, बट इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है, ज़बरदस्त जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। बट बिफोर दैट, लेट्स से ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर एनालिसिस। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ब्रीफली वेक्टर एनालिसिस के बारे में कि वेक्टर एनालिसिस क्या है। एंड मैं कुछ पॉइंट्स आपको याद दिला देता हूँ, है ना, जो अपने काम के पॉइंट्स हैं, जो उनको हम सुपरपोजिशन में बहुत यूज़ करेंगे। देन विल बी डीलिंग विद इट। ओके, चलें, सबसे पहले एक चीज़ आपको पता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं जानता हूँ कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा √(a² + b² + 2ab cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, है ना। ये उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो तुम जानते हो यहाँ से हम पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हैं ऐसे करके कि ये होगा उनका रिजल्टेंट। और अगर ये पहले वाले वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो tan बीटा भी अब जानते हैं किसके बराबर होगा, है ना, b sin थीटा अपॉन a + b cos ऑफ थीटा, राइट। ये दो फार्मूलाज पहले आपको याद दिला दूं। और यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे। जैसे आपने पढ़ा होगा अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट जो होगा दैट इज़ √(a² प्लस वेरी गुड b²। और जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं से होगा r, और पहले वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा होगा, या दूसरे के साथ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ tan बीटा इज इक्वल टू a/b, सही। और अगर आप उसके साथ बीटा लोगे एंगल इस वाले के साथ, तो a/b नहीं बल्कि b/a। ओके, एक और बात, अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, 90 पे हैं और बराबर हैं, तो रिजल्टेंट होगा सिंपली √(a² + a²। हम लोग याद रख लेंगे दैट विल बी √2 और जो बीटा यहाँ बनेगा, यहाँ से चाहे आप फर्स्ट के साथ मेजर करो या दूसरे के साथ या पहले के साथ, तो 45 ही बनेगा, बीटा 45 बनेगा यहाँ पे, ठीक। इसी तरह से एक और चीज़, अगर ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और दोनों के बीच में 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट होता है √3 ऑफ ए, √3 टाइम्स ए। और देखिए हमें उस टाइम पे देखना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है। डायरेक्ट तो मुझे याद नहीं है अभी क्या है, हाँ निकाल तो सकते हैं डायरेक्ट क्या है, बट शायद याद नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, देख लेंगे कि इफ़ यू वांट सब्सटीट्यूट ऑन दैट, ओके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम सब्सटीट्यूट करें शायद θ/2 होगा, बट ठीक है देखते हैं। तो ये आएगा b इस वाली फार्मूला में, है ना, b के बदले भी क्या है a, साइन ऑफ एंगल अभी इनके बीच में है 60 अपॉन a + a cos 60। तो tan बीटा बन जाएगा बेटा दैट विल बी a साइन 60 इज √3/2। एक काम करो, ये a कैंसिल आउट कर दो, ये बनेगा 1 + cos 60 इज 1/2, है ना। तो आई कैन राइट tan बीटा एज √3/2 अपॉन 3/2, 2 cancel, this will be √3/3, okay। So tan beta is simply √3/3. If we do the rationalization for the same thing, we'll be getting 3/3 √3, okay। So tan beta is simply 1/√3, yes, beta is 30, right। ठीक है, बिल्कुल मेरी याददाश्त अभी तक सही सलामत है। यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा आर, यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल, है ना। जब दो इक्वल वेक्टर्स होंगे ना तो रिजल्टेंट आधा होता है ना। इस तरह से अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे ए और दूसरा होगा बी, है ना,
और यहाँ से हम उनका जो है रिजल्टेंट देखेंगे। तो रिजल्टेंट विल बी, अगर दोनों के बीच में 120 का एंगल है, मान लो ये ए है, दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट होगा सिंपली दोनों में से एक के बराबर। रिजल्टेंट विल बी वन ऑफ देम, है ना। और बीटा तुम जानते हो, अभी जो बताया मैंने 60, आधा, θ/2 आधा आधा, है ना। अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स होंगे ए और बी, ए और ए, है ना, दोनों के बीच में एंगल 30 होगा, तो रिजल्टेंट विल बी सिंपली 2 टाइम्स ए कॉस ऑफ θ/2, है ना। ठीक, अगर हमें ऐड करना है और बीटा हो जाएगा θ/2, दोनों का आधा। प्लीज़ इसको इस चीज़ को ना एक बारी वेरीफाई कर लीजिएगा, इस वाली इक्वेशन को। है तो ये सही, बट शायद, कोई बात नहीं, कैन वेरीफाई इट, मेरी गारंटी, कोई इशू नहीं है, इट्स गुड, है ना, इट्स करेक्ट, टेंशन मत लो। बट क्या होता है ना कि कभी कभी हो जाता है दिमाग से, कभी कभी माइंड से थोड़ा सा स्किप, सो वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बी श्योर, है ना। इट्स नॉट बैड टू फॉरगेट सम थिंग्स, ओके, कभी कभी ठीक है ना। चलें, इस चीज़ को समझें, ये आ गया ना समझ अपने को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मान लो अगर हमारे पास एक रिजर्व वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यहाँ से इनका रिजल्टेंट बनाया गया। अब तुम्हें पता है ये वेक्टर जो है ना रिजल्टेंट, ये किसकी तरफ होता है, ये एग्जैक्टली बाइसेक्टर नहीं होता। हो सकता है अगर ए और बी दोनों बराबर है ना, तो ये बाइसेक्टर ही होगा आधे एंगल पे, आर विल बी बाइसेक्टर, है ना, बराबर। बट अगर बी बड़ा है, सोच के देखो, अगर बी बड़ा है किससे, ए से, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा। रिजल्टेंट जो बड़ा है, रिजल्टेंट उसी की तरफ झुकता है, तो रिजल्टेंट इसकी तरफ झुका रहेगा, बी की तरफ, है ना। और अगर ए बड़ा है, कंक्लूजन, ए बड़ा है बी से, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो ए की तरफ झुक जाएगा। रिजल्टेंट बड़ा मतलब ही है उसी की तरफ झुकता है जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी ताकत ज़्यादा है, ठीक है ना। ओके, सो आई होप आप इतने सारे पॉइंट्स को याद रख पाएंगे, ठीक है, याद करेंगे, रख पाएंगे नहीं, इम्पॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेंगे, राइट। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।